दोस्तों, क्या ये है 2025 का भारत? क्या इसी का सपना हमने देखा था? आजादी के इतने साल बाद एक दलित सीनियर आईपीएस अफसर को इतना तंग किया गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। जाति के नाम पर उन्हें बार बार बेइज्जत किया गया। और सोचिए, उस व्यक्ति ने जिसने सुसाइड तक का कदम उठाया, वो कितना परेशान होगा। 8 पन्ने का नोट लिखा है वाई पूरन कुमार ने। वाई पूरन कुमार हरियाणा कैडर के आईपीएस अफसर, जिन्होंने खुदकुशी कर ली। देखिए, कहानी यहां तक नहीं है। उन्हें इतनी यातनाएं दी गई कि पुलिस कंपाउंड में बने हुए मंदिर में जाने से उन्हें रोका गया। इतना ही नहीं, अपने बीमार पिता को मिलने वो जाना चाहते थे। छुट्टियां भी उनके पास थी, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सीरियस सिचुएशन भी नहीं थी, लेकिन छुट्टी नहीं दी गई। सोचिए वो व्यक्ति कितना मजबूर होगा, उसके साथ क्या क्या हुआ होगा। मैं सब आपको बताऊंगी। 8 पन्ने का नोट भी उन्होंने छोड़ा है, जिसे फाइनल नोट, ये टाइटल उन्होंने दिया है। और उस फाइनल नोट में उन्होंने बताया कि 2020 से ही उनके साथ प्रताड़ना की शुरुआत हो गई थी। जब वो एक मंदिर में गए थे जो पुलिस कैंपस में ही बना हुआ था, और जब वो मंदिर में गए तो कुछ अधिकारियों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा मुझे रोका गया। इसके जवाब में पूरन कुमार ने कहा कि भेदभाव इतने साल बाद भी, मतलब संविधान ने हमें अधिकार दिया है मंदिर में जाने का। लेकिन वहीं से ही शुरुआत हो गई उनके खिलाफ साजिशों की। बाकायदा उन्होंने एक एक करके 15 आईपीएस, आईएएस, मौजूदा और रिटायर्ड अफसरों के नाम उस नोट में लिखे हैं, जो उनकी मौत के जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से उनके साथ, जिन्होंने उनके साथ प्रताड़ना की, बुरा व्यवहार किया, जिसकी वजह से वो इस लेवल पर आ गए कि उन्हें खुदकुशी जैसा कदम उठाना पड़ा। मैं आपको बता दूं, वाई पूरन कुमार की जो पत्नी है वो आईएएस अफसर हैं। जब उन्होंने खुदकुशी की तो वो जापान में थी, और जो हरियाणा के सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके साथ जापान दौरे पर गई थी। और ये नोट, जो उन्होंने फाइनल नोट अपनी पत्नी को भी भेजा खुदकुशी करने से पहले, और 2 अफसरों को भी भेजा, ताकि अगर उनके लैपटॉप में होगा और ये नोट अगर वो छोड़ देंगे तो उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो। अपनी पत्नी को भी भेजा। उनकी पत्नी को जैसे ये नोट मिला, उनकी पत्नी ने फ़ोन किया, 15 दफ़ा फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। फिर उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन किया, बेटी को कहा कि तुम फटाफट घर जाओ। जब बेटी घर पहुंची तो उन्होंने अपने पिता को ऐसी अवस्था में देखा जिसके बारे में उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। सोचिए ज़रा, उस आईपीएस अफसर ने अपने रिवॉल्वर से खुदकुशी कर ली थी। और देखिए, जातिगत आधार पर प्रताड़ना आज भी समाज की एक हकीकत है। इस घटना से पता चलता है। जानते हैं, जब किसी के साथ अत्याचार होता है ना, तो लोग क्या सोचते हैं, पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट में भी इस तरह की प्रताड़ना हो रही है। सोचिए जरा, पुलिस डिपार्टमेंट में, जिस पर हमें भरोसा होता है, हमें लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में हम जाएंगे, वो भी प्रशासनिक लेवल पर ये सब हो रहा है, हमें न्याय मिलेगा। लेकिन वहां पर भी जाति के नाम पर बेइज्जती की जाती है। वहां पर भी जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, किसी को परेशान किया जाता है। सोचिए जरा। माफ कीजिएगा, वाई पूरन कुमार की पत्नी ने 7 गंभीर आरोप लगाए हैं आपके सामने। डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने आत्महत्या के लिए मजबूर किया, और बाकायदा इनका नाम भी वाई पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है। अधिकारियों ने मेरे पति को सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित और अपमानित किया। सोचिए, ये पुलिस डिपार्टमेंट में सब हो रहा है। डीजीपी के निर्देश पर साजिश रची गई। डीजीपी तक का नाम है। रोहतक में मेरे पति के स्टाफ पर एफआईआर कराई गई। डीजीपी ने जब इस बारे में डीजीपी से बात की तो उन्होंने बात को दबा दिया, और एसपी ने तो फोन ही नहीं उठाया। सोचिए जरा, अफसरों ने जाति आधारित गालियां दी। पुलिस परिसर में पूजा स्थलों से बहिष्कार, जाति आधारित भेदभाव उनके साथ हुआ। वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने पदों का दुरुपयोग करके मेरे पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया। इन्हें गिरफ्तार ना किया गया तो ये सबूत मिटाएंगे, गवाहों को प्रभावित करेंगे और जांच में बाधा डालेंगे। अब सुसाइड नोट के आधार पर एफआईआर दर्ज हो गई है, और चूंकि उनकी पत्नी ने पोस्टमार्टम के लिए मना किया था कि पोस्टमार्टम तब तक नहीं होगा जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, अब एफआईआर दर्ज हो गई है, और उस एफआईआर में उन सभी 15 अधिकारियों के नाम है जिनका जिक्र पूरन कुमार ने अपने फाइनल नोट में किया है। अब जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के नायब सिंह सैनी, वो भी सरकारी आवास पहुंचे। पूरन कुमार की पत्नी से उन्होंने भी मुलाकात की और कहा कि जो जांच है वो सही ढंग से की जाएगी। और जाहिर तौर पर अब ये मामला ही ऐसा है कि पॉलिटिकली ये मामला बहुत ज़्यादा उठ गया है। राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि संजय सिंह ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, और जो चंद्रशेखर हैं उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि जो हाल ही में चल रहा है देश में वो अच्छा नहीं है। आप सोचिए ना, उस हरिओम के साथ क्या हुआ था। दलित हरिओम रायबरेली का, उन्हें पीटा गया,
उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिया तो वहां से कहा गया कि हम तो बाबा के लोग हैं। पीट पीट कर मार डाला गया ना। और क्या हुआ हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ? हालांकि जिस व्यक्ति ने हमला किया उसका कहना है कि वो भी दलित था। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में ये सब हो रहा है। सोचिए जरा, पुलिस डिपार्टमेंट जिससे हमें उम्मीद होती है न्याय मिलने की, एक दलित व्यक्ति अगर पुलिस डिपार्टमेंट में जाएगा न्याय के लिए तो क्या उसके साथ न्याय होगा? आप बताइए ना जरा। आरोप जानते हैं क्या लगा है? हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि एक अफसर ने नाम ना बताने की शर्त पर यह कहा है कि उन्हें प्रताड़ित किया गया था। उन्होंने दैनिक भास्कर से बात की और कहा कि एससी कम्युनिटी से आने वाले आईपीएस अफसर को लंबे समय से प्रताड़ित किया गया था और उनकी सीनियरिटी को नजरअंदाज करके नॉन कैडर वाली पोस्टिंग उन्हें दी जा रही थी। सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। उनको ऐसी ऐसी जगह पे पोस्टिंग दी जा रही थी। आईजी होमगार्ड की जिम्मेदारी दी गई और चीफ सेक्रेटरी से उन्होंने इसकी शिकायत की तो नॉन कैडर नॉन एग्जिस्टिंग पोस्ट पर लगाया जा रहा है, उन्होंने कहा। इसके बाद प्रशासनिक फेरबदल हुआ, आईजी टेलीकम्युनिकेशन की जिम्मेदारी दे दी गई। फिर जैसे तैसे उन्हें रोहतक रेंज के आईजी की मेन स्ट्रीम वाली पोस्टिंग पाने में वो कामयाब रहे, लेकिन यहां से भी उन्हें 29 सितंबर 2025 को हटा दिया गया। सोचिए कैसे उनको हटा दिया गया। अप्रैल 2025 में पोस्टिंग मिली और सितंबर 2025 में उन्हें हटा भी दिया गया, 5 महीने बाद ही। वहां से हटा करके सुनारिया में बने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज उनको भेज दिया गया। सोचिए उनके साथ ये सब क्या हो रहा था। पुलिस ट्रेनिंग कैंप में उनको भेज दिया गया। किस तरह की ये जो पूरी कवायद थी वो चल रही थी, कौन इसके पीछे था? और जब उन्हें वहां पे उनका ट्रांसफर किया गया, उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन उन्हें 8 अक्टूबर को करनी थी, लेकिन वो 5 दिन की छुट्टी पे चले गए और 7 तारीख को ही उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो व्यक्ति कितना मजबूर होगा। बार बार उनको परेशान किया जा रहा था और उनको तो बाकायदा एक उनके जूनियर से जो उनको कभी सैल्यूट करता था उससे एफआईआर कराई गई। और जब इस एफआईआर के बारे में उन्हें पता चला तो उन्होंने पूछताछ करनी शुरू की। उन्होंने डीजीपी को कॉल किया। डीजीपी ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। उन्होंने जिस थाने में एफआईआर हुई थी उस एसपी को कॉल किया। एसपी ने फ़ोन नहीं उठाया, जो कि उनका जूनियर था। उनके स्टाफ पर बताया जा रहा है कि एफआईआर हुई। कितना मानसिक उनको टेंशन दी जा रही थी, उनको डिप्रेस किया जा रहा था कि ये डिप्रेशन में चले जाएं। सोचिए वो व्यक्ति कितना परेशान होगा कि इतना पढ़ लिख कर वो उस ओहदे तक पहुंचे और उस ओहदे पर पहुंचने के बाद इतनी यातनाएं। अब इस मामले में सबकी नजरें नायब सिंह सैनी पर हैं। नायब सिंह सैनी क्या करते हैं? क्या डीजीपी को हटाते हैं? हालांकि उन पर बहुत प्रेशर होगा हटाने का। वो उस एसपी के साथ क्या करते हैं? एसपी और डीजीपी को हटाने की मांग तो पत्नी ने कर दी है और बाकी जो अधिकारी हैं सीनियर, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और हालांकि एटीएस का गठन किया गया है मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए हरियाणा पुलिस की तरफ से। अब देखना ये होगा कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंचती है और क्या वाई पूरण कुमार की फैमिली को न्याय मिल पाएगा या फिर न्याय की उम्मीद उन्हें अभी से छोड़ देनी चाहिए। हालांकि उनकी पत्नी लड़ाई लड़ रही हैं। क्या होगा? हम उम्मीद करते हैं कि ये केस एक नज़ीर बने। नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा भी है कि ट्रांसपेरेंट जांच होगी और ये जांच वाकई ट्रांसपेरेंट हो, इसकी हम उम्मीद करते हैं। और चूंकि हरियाणा पर सवाल उठे हैं, हरियाणा का पुलिस डिपार्टमेंट, हरियाणा का जो प्रशासनिक डिपार्टमेंट है वो इससे हिल गया है। बड़े बड़े लोगों का आना घर पर जारी है। घर वालों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। परिवार को आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी, हालांकि वो नहीं की गई। उनकी एक बेटी अमेरिका रहती है, वो भी वापस आई। एक बेटी यहीं पर रहती है। 2 बेटियां थी उनकी। और ये मामला वाकई सवाल उठाता है कि क्या इसी भारत का सपना हम सबने मिलकर देखा था? क्या ये हमारे देश की हकीकत बहुत कड़वी नहीं है? देश का दलित समाज जो निचले तबके का है, एक सीनियर आईपीएस अफसर के साथ ये हो रहा है, उनके साथ क्या होता होगा? सोचिए जरा। इस पूरे मुद्दे पर सोचने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, समाज में बात करने की जरूरत है, लोगों के दिमाग खोलने की जरूरत है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।